नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों का। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचारों में हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी या जो इन्हें पुस्तकें पढ़ने का जो बहुत ज़्यादा इनको रुचि थी, इसका प्रभाव इसमें देखा जाता है। इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनके निजी पुस्तकालय, जिसका नाम राजगृह था, उसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। ये 64 विषयों में मास्टर थे। 21 वर्षों तक विश्व के अनेक धर्मों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे और इन्हें कानून का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, 1916 में इसको लिखा गया। जाति विच्छेद 1937 में। शूद्र कौन और कैसे, जो 1948 में लिखी गई। भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जो 1957 में लिखी गई। राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचारों में इन्होंने कहा कि राज्य को आवश्यक मानते हैं लेकिन उसे सर्वोच्च नहीं मानते। मतलब नागरिकों से ऊपर राज्य नहीं है। राज्य में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा राज्य के द्वारा ही होती है। जैसे कि हमने देखा कि राज्य के जो अंग हैं, भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता, और सरकार के भी 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है और ये सरकार का ही अंग है। राजनीति वर्ग चेतना पर आधारित हो और राजनीतिक आदर्शों को विजयी बनाने के प्रयास हो। जो भी राजनीतिक आदर्श हैं या जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थापित करने की कोशिश राज्य करता है, तो उनके जो आदर्श हैं उनको विजयी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लोकतंत्र संबंधी विचारों में इन्होंने कहा कि लोकतंत्र संसदीय शासन प्रणाली भारत के लिए सही है। उनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप तथा पद्धति है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। क्योंकि क्रांति की जानी चाहिए लेकिन वो अहिंसा के रूप में होनी चाहिए। संसदीय शासन में उनका कहना है कि कोई भी शासक वंशानुगत नहीं होगा। जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो जनता के सेवक के रूप में ही कार्य करेंगे। लोकतंत्र में दल एक सेना के रूप में कार्य करते हैं जिसमें सदस्य व अनुशासन तथा कार्य योजना का होना आवश्यक है। जो भी राजनीतिक दल हों, वो एक जो जनता है उसमें राजनीतिक चेतना और राजनीतिक अधिकारों को जागृत करने में सहायता करे। जैसे हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार, या राजनीतिक दल से संबंधित अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने का अधिकार। तो इनके प्रति लोगों को जागरूक करें। शासन के कार्य संबंधी विचार। ये सख्त पृथक्करण सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। अच्छे शासन के कार्य प्रशासन में अल्पसंख्यकों को समुचित आदर देना। अपने समय में इन्होंने देखा कि एक दलित होते हुए इन्हें संस्कृत का अध्ययन नहीं करने दिया गया, तो इसलिए ये मानते थे कि जो बहुसंख्यक हैं वे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और शासन द्वारा इसको रोका जाना चाहिए। एवं कुशल प्रशासन के लिए स्थिर कार्यपालिका का निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने हितों के लिए गठबंधन की सरकार बनाई और वो सरकार कार्य नहीं कर पा रही सही तरीके से, तो इस तरीके की कार्यपालिका को ये अच्छा नहीं मानते थे। भाषाई राज्यों पर विचार। उनके अनुसार एक भाषाई के बजाय मिश्रित भाषाई राज्यों में एकजुटता देखने को मिलती है। ये कहते हैं कि अगर कोई राज्य ऐसा है जिसमें केवल एक ही भाषा बोली जा रही है, इसका मतलब एक ही धर्म को मानने वाला है या एक ही संस्कृति के लोग वहाँ पे हैं। लेकिन अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को बोलने वाले, अनेक धर्मों का अनुयायी करने वाले लोग वहाँ पे अगर किसी राज्य में रहते हैं तो उससे राष्ट्रीय एकता का निर्माण होता है। इससे राष्ट्र निर्माण को खतरा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक प्रांत की एक ही राजभाषा होनी चाहिए। अगर अलग अलग प्रांत में अलग अलग राजभाषा हो तो उससे कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा। प्रादेशिक भाषा राजभाषा न हो, इससे संकुचित दृष्टिकोण ही विकसित होता है। अधिकार संबंधी विचार। कुछ अधिकारियों की संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे अनुच्छेद 14 में 15, 16, 17। तो ये मनुष्य, एक नागरिक को, एक मनुष्य को उनके विकास के लिए मदद करते हैं। जैसे अस्पृश्यता के अंत के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 की व्यवस्था की गई है, जिसमें इसे एक अपराध माना गया है। उसके साथ ही ये जितने भी अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं उनकी रक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जैसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत की गई है।
धर्म व राज्य के संबंध में ये कहते हैं सभी को अंतःकरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुयायी हो सकते हैं। राज्य धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात राज्य का कोई विशेष धर्म न हो, क्योंकि इससे यह स्थिति हो सकती है अगर कोई धर्म विशेष को मानने वाला राजनीतिक दल हो और वो बहुमत प्राप्त कर ले तो वह जबरदस्ती अपने धर्म को सभी नागरिकों के ऊपर थोपने का प्रयास करेगा और इससे उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो बाधित होंगी। तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की उन्होंने बात की। संविधान सभा में उनका मत था, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग धार्मिक भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि संसद देश के लोगों पर कोई विशेष धर्म ना थोपे, यही एक परिसीमा संविधान स्वीकार करता है। राजनेता का मुख्य कार्य वर्ग चेतना होना चाहिए, लोगों को जागृत करने का, लोगों के अधिकारों के प्रति उनको चेताने का कार्य राजनेता के द्वारा किया जाना चाहिए, उनको जागरूक करने का कार्य राजनेता के द्वारा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के निर्माण के संबंध में इन्होंने अपनी पुस्तक थॉट ऑन पाकिस्तान जो कि 1941 में लिखी गई, इन्होंने कहा कि यह जो मांग है यह एक सांस्कृतिक समूह की मांग है और यह सही भी है। वे अपने संस्कृति के अनुसार अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित नहीं पा रहे भारत में, तो उन्हें अलग से पाकिस्तान राज्य दे देना चाहिए, पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण कर देना चाहिए। पृथक प्रतिनिधित्व के समर्थक दलितों व पिछड़ों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात ये करते हैं। सुदृढ़ केंद्र संबंधी विचार ये कहते हैं कि आपातकाल के समय जो केंद्र है वो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए ताकि जो निर्णय उस समय लिए जाने चाहिए वो तुरंत देश हित में लिए जाए। राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचार में ये एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के थे, राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। डॉक्टर वी.पी. वर्मा के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि वे देशभक्त थे और राष्ट्रीय एकीकरण के विरोधी नहीं थे। क्रांति और युद्ध के विषय में ये कहते हैं कि अहिंसक क्रांति कभी नहीं होनी चाहिए और ये शांति के प्रबल समर्थक रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, लेकिन इससे पहले हमें दलित और शोषितों की स्वतंत्रता और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का रक्षा करनी चाहिए। अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस शोषक और शोषितों की जमात है, एक भीड़ है जिसमें शोषक भी वही है और शोषित जो है वो भी है। जो शोषित है वो अपने आप को शोषित होने से नहीं रोक रहे और जो शोषक है वो दूसरों का शोषण कर ही रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यह ठीक हो सकती है, परंतु समाज का नवीनीकरण करने के लिए यह किसी भी रूप में ठीक नहीं है। पहले समाज का नवीनीकरण करना चाहिए, समाज में जो जातिगत विभेद है उसको दूर करना चाहिए। इन्होंने नायक पूजा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी व्यक्तित्व को मान रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसका अंधानुकरण हमें नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुरुष की समानता के विषय में हिंदू कोड बिल के ये प्रबल समर्थक थे। हिंदू कोड बिल के द्वारा इन्होंने निर्धारित किया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदंड नहीं होना चाहिए। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को मान्यता दी गई थी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों में के लिए इन्होंने कहा था, इनके लिए इन्होंने विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की। संविधान में इन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है जो कि वर्तमान में भी लागू है। पूंजीपति और ब्राह्मणों को सत्ता देने से उसकी प्रतिष्ठा का विकास होगा। ये कहते हैं कि ब्राह्मण और ऊंचे कुलीन वर्गों को अगर सत्ता सौंप दी जाए तो वो अपनी प्रतिष्ठा को विकसित करेंगे, जबकि दलितों व पिछड़ों को अगर सत्ता सौंप दी जाए तो पूरे देश को प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। हमें पिछड़ों व आदिवासियों को साथ लेकर चलना चाहिए क्योंकि ये भी शोषित है, इनका भी विकास नहीं हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर और कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी वर्ग विभेद को खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो पूंजीपति वर्ग है वो निर्धन किसान वर्ग के ऊपर हमेशा अत्याचार करता है, श्रमिक वर्ग के ऊपर अत्याचार करता है, तो इस वर्ग विभेद को खत्म करना चाहिए। वहीं अंबेडकर ने भी जातिगत विभेद को खत्म करने की बात की है। तो फिर भी मार्क्स और इनके जो विचार हैं कुछ अंतर इसमें देखने को मिलता है। मार्क्स हिंसा व बल प्रयोग के पक्षधर है। वे कहते हैं कि जो ये विभेद है उसको खत्म करना है, वर्ग विभेद, तो हिंसा का भी सहारा लिया जा सकता है, जबकि अंबेडकर इसके पक्षधर नहीं। मार्क्सवाद में लोकतंत्र व संसदीय विचारों को स्थान नहीं दिया गया है, जबकि अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। मार्क्सवादी चिंतन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का लोप हो जाता है, जबकि अंबेडकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को संजोए रखना चाहते हैं। मार्क्सवादी चिंतन में धर्म को अफीम माना गया, जबकि अंबेडकर इसका विरोध नहीं करते। जब इन्होंने हिंदू धर्म में देखा कि दलितों के लिए बहुत ज़्यादा अत्याचार है, तो उन्होंने 1956 में अपने कई लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया।
मार्क्सवाद में चिंतन का मूल तत्व वर्ग है, जबकि अंबेडकर के चिंतन का मूल तत्व जाति है। ये जातिगत विभेद को खत्म करना चाहते हैं। मार्क्सवाद पूंजीवाद का अंत करना चाहता है, जबकि अंबेडकर जातिगत विभेद जो भारतीय समाज में व्याप्त था उसको खत्म करना चाहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंबेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, जहां भारतीय संविधान का निर्माता इन्हें माना जाता है और कानून का पिता इन्हें माना जाता है, वहीं सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए भी इन्होंने कार्य किए। भारतीय नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति भी इन्होंने जागृत किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंबेडकर का भारतीय समाज के लिए, भारतीय संविधान के लिए जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।